EF स्टोरी डिलाइट चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मेरा नाम अनीसा है, मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दोपट्टा दिया करती थी, मैं दोपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दोपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थीं, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जैसे में कुछ ज़्यादा ही तब्दीलियाँ आ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं। पहले बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था, कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपनी आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजार में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान लेकर आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है। अगर मैं ऐसी थी, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का घर छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है और किसी में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे अमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वही सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थीं। वही कहती थी पहले ही तो हमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाओगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाओगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा, जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दोपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवालात करना शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं भी लेकर नहीं जाती, कि कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी लेकर जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगीं। मेरी अम्मी को 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थीं कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएँ, तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर देतीं। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी-सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक ही बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, उनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे दे, बस उसे पैसे दे दूंगी। यह कहकर मैं पुरसकून हो गई। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया।
अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार है ना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई, बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकते थे। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी भी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी। लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी, इसलिए वो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी अम्मी कमरे में आईं और मुझे देखा। मैंने कहा, अम्मी कैसी लग रही हूँ? बहुत तो खूबसूरत लग रही थी। अम्मी ने कहा, ये सूट के साथ ये दोपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दोपट्टा है। अम्मी ने कहा, ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा वो दूसरा दोपट्टा लेकर आए, वो सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन दोपट्टा लेकर आई तो बहुत बड़ा था। मैंने कहा, अम्मी मैं इस दोपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे इनसे बातें बहुत अजीब लग रही हैं, पर उन्होंने मुझे दोपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे और लड़के की माँ, फूफी और दादी आई थीं। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर मर्दों से भरा पड़ा है, क्या बनेगा तेरा? वहाँ तो तुझे अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थीं। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह मुझ पर हंसने लगे और इसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी थोड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्द अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया। कुछ में खुद भी लापरवाह सी थी और कुछ मुझसे दोपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा, नहीं इसकी शादी कहाँ, ये तो सबसे छोटी है, वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा दें। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है। ये बिल्कुल वैसी लग रही है, ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली-पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वज़न थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है। लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता। उन्होंने कहा, नहीं हमें तो मामला ही और लग रहा है, हमारा बड़ा लाडला है। और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं। लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए और अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो बात है मुझे सुनने को मिली है, मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी-चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर समाट बढ़ जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा लीं। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था।
चलो अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा-सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपनी होश व हवास से बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी कमरे में आई और उन्होंने मेरे मुँह पर रखकर थप्पड़ मारा, मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियाँ मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियाँ हैं ये जिनको तू खा रही थी और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है। तो सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी-ताज़ी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे कि कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसे लगता था मैं नफसियाती मरीजा बन गई, पागल हो गई। फिर मेरे लिए एक रिश्ता लड़की की माँ देखने आई, लेकिन लड़की की माँ की आंखें कमज़ोर थीं। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कोई बात नहीं बोली। आपने आपको चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थीं कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमज़ोर ना होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी, इसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शोहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था, क्या तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं तो मेरे कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बातें करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया, अभी तो शायद पूरे आ जाएंगे, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे। शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। इसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, अपनी घर में कदम रखती है, इस वक्त तो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। इसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहन को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो, कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन मेरी सास की नज़र कमज़ोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी। अब मुझे डर लगने लगा, और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और बहुत जज्बाती है, उसे गुस्सा बहुत आता है। इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही, एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी, मेरा शौहर आने वाला था। वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा। मुझे इसकी बातें सुननी पड़ेंगी, सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा, उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी। अब वो शलवार कमीज में था। उसने मेरा घूंघट हटाया और माशा अल्लाह कहा, और फिर कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर उसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा दिया। उसका तोहफा पसंद आया। मैं चुप रही। फिर उसने मुझसे बात शुरू कर दी, क्या हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे? तो मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई। अगला दिन भी आ गया। अब तक वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। शायद कोई उसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था, कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया। मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है, बहुत खूबसूरत है, बस बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी जो इतनी खूबसूरत हो और बीवी पसंद की हो, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। शौहर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं इसे इतनी पसंद आई हूँ।
اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنی شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراً مجھ سے پوچھا، تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میں نے امی سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ پسند ہیں۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور انہوں نے کہا، تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا، 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی میں نہیں چھوڑے گا؟ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا، جب سے انیسہ میری زندگی میں آئی ہے، میری زندگی تو مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا، گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا اور پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے عجیب سے بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھیں کہ اس کا شوہر تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہ صرف شادی کی شروع میں ہی نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے اور الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں۔ آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ چند مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پر بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دکھ دیکھی، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے تھے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس سے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا چھوٹا یا کم تر محسوس ہو۔ اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میرے جیسے کسی لڑکی کو لوگوں کے طعنے نہ برداشت کرنے پڑیں۔